हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एनसीईआरटी हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको और क्लास 6 की, जिसमें मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और जो 9 चैप्टर है वो रीड करवा दिया है। तो आज हम 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मत जाना, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना के टाइम पे आपके चैप्टर जो थे 2 काट दिए गए थे और जिसमें 2 चैप्टर थे वो बीच में से कट कर दिए थे। ठीक है, तो जो नीचे वाले थे उनको ऊपर कर दिया। तो ऐसे सीरीज़ वाइज थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, तो इसमें आप आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से। तो आइए अब हम अपना चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? तो आंसर देखिए, देखो ये चीज़ तो है ना, हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी। पहले आंसर के पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर में क्या पढ़ी थी कि भाई जो हेलन केलर थी ना, उन्होंने उनकी मित्र थी, तो वो उनकी मित्र जंगल में घूमने गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो फिर उनको बताया कि भाई जंगल में क्या क्या देखा। जंगल में उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस ये बोला कि जंगल में कुछ नहीं देखा और कुछ खास नहीं, ऐसे बोली। तो भाई जो हेलन केलर है वो कहती है कि भाई इनके पास तो आंखें हैं, लेकिन फिर भी यही ऐसे कहते हैं कि कुछ खास नहीं देखा। लेकिन मेरे पास तो आंखें भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को छू कर स्पर्श करके और प्रकृति का आनंद ले उठाती हूँ। कि भी वो क्या करती है, पेड़ों को छू के देखती है कौन से पेड़ की छाल चिकनी है, कौन से पेड़ की छाल खुरदरी है, इस तरीके से। ठीक है, तो आइए अब हम आंसर देखते हैं। आंसर है क्या है, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा, तो उसके मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलन केलर को लगा कि सचमुच उनके जिनके पास आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। इसलिए हेलन केलर को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें प्रकृति की वस्तु को छूने से इतना आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उनकी मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो देखो, प्रकृति की अनमोल खजाने को, उनके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य परिवर्तन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है, जिसमें ऋतुओं का बदलना, वसंत में फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी और कालीन के सामने फैले हुए घास के मैदान आदि सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? अब देखो, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में पूछना चाहा। तब उसके मित्र ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलन केलर को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हेलन केलर की प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर वो पहचान लेती है? पाठ पढ़कर इसका उत्तर दो। तो फ्रेंड्स, हमने पाठ पढ़ा है, तो उसमें वो क्या बताती है कि वो पेड़ों को छूकर क्या करती है, स्पर्श करती है और महसूस करती है। कि जैसे 2 पेड़ बताए थे चैप्टर में, एक था भोजपत्र का पेड़, ठीक है, जिसकी छाल जो है वो चिकनी है, और एक बताया था हमें चीड़ का पेड़, वो उसकी छाल कैसी है, खुरदरी है। तो वो उनको ना छू कर ही ये पहचान लेते हैं कि हाँ, ये पेड़ कौन सा है, ये चीड़ का पेड़ है, ये भोजपत्र का पेड़ है। उसके बाद है ना, फिर वो फूलों को छू के, उनकी पंखुड़ियों को छू के पहचान लेती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो झरना होता है, झरने में अपना हाथ डाल के पानी को महसूस करती है। तो इन चीज़ों को देख कर वो पहचान लेती है। ठीक है, अब देखो हम आंसर देखते हैं। हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती है। वसंत के दौरान इन टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को छूकर पहचान लेती है। वे चिड़िया की मधुर स्वर को भी सुनकर पहचान लेती है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो आइए आंसर देखते हैं
कि दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है। कि जो हमारी आँखें हैं ना, कई लोगों को लगता है कि भई ये बिल्कुल साधारण सी चीज़ है, लेकिन नहीं, ये कोई साधारण अंग नहीं है, ये हमारे पास ईश्वर की देन है। इसके ज़रिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। प्रकृति निर्मित यानी कि जो प्रकृति से बनी है, ठीक है, जैसे कि ये झील हैं, झरने हैं, ठीक है, और नदियाँ हैं, ये सारी प्रकृति निर्मित है। पहाड़ पर्वत, और ये जो मानव निर्मित जो कुछ चीज़ें हैं, जो मानव की जैसे पर्यटन स्थल हो गए, मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका हम आनंद उठा सकते हैं देखकर, ठीक है। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कदर भी करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है कि आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, कई बार है ना, ये क्वेश्चन वो हैं कि भाई तुम अनुमान या कल्पना वाले, कि भाई तुम खुद भी पढ़ सकते हो इसको और खुद के लिए भी खुद भी बना सकते हो। यानी कि अगर आप कहीं स्कूल में जाते हो, वहाँ से आते हो, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या नहीं देखी, तो वो चीज़ आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसमें दे रखा है तो मैं आपको करवा देती हूँ। तो आंसर क्या है कि रोज़ की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर जा रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की, खोमचे वाले क्या होता है फ्रेंड्स, खोमचे वाले वो होता है कि जैसे कुछ ना कुछ बेचने वाला आता है ना, तो उसको कोई समोसे बेच रहे हैं, कोई कुछ खाने की चीज़ें बेचने वालों को खोमचे वाले कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को अपने सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिल, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उनसे बचकर जब मैं उनसे एक मिनट फ्रेंड्स उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर मेरे घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली, तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियां भी रहती हैं, जो सर से नीचे ऊपर आ जा रही थी। थोड़े समय तक के इनके इस क्रीड़ा में मतलब होता है फ्रेंड्स खेल में खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप लोग भी रास्ते में आते जाते देखते होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। कि जब हमें कान से नहीं सुनेगा तो हमें आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। देखो आंसर क्या है कि ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आँख है वैसे ही कान है। असल में हर चीज़ क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। जिसके पास है ना, तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर वो चीज़ उसके पास ना हो तो, ठीक है। तो इसके काम न करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम न तो किसी की बात समझ पाएंगे और न ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कई चीज़ों को छू कर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, ठीक है, बत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। अब देखो आंसर क्या है। अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उनकी मखमली एहसास, घास को छूने से होने वाला नरम एहसास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँख का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। यानी कि 4 इंद्रियां हैं, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। अब देखो हम आंसर देखते हैं कि क्या है कि सबसे पहले सुनना, यानी हम कान से सुनते हैं, कान। कर्कश ध्वनियाँ, कुछ पशु प्राणियों की आवाज़ें। मधुर ध्वनियाँ, कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट, गीत और संगीत के मधुर स्वर। तो ये सारी सुनने की चीज़ें कि हम क्या क्या सुनते हैं, ठीक है। फिर है चखना, कि हम अपने मुंह से, जीभ से क्या क्या चखते हैं। मिठास, फल, हमें मिठाई का पता लगता है, फल खाते हैं, ठीक है। कटु यानी कि कड़वा, जो कड़वा स्वाद है वो भी हमारे अंदर जाता है, हम जीभ से वो भी चखते हैं, कटु स्वाद। कटु मीन्स होता है कड़वा। करेला होगी, दवाइयाँ होगी। तीखा हो गया, तीखा मीन्स चरचरा सा नमकीन सा है ना, तो नमकीन स्वाद, मिर्च, नमक, सब्जी,
फिर है सूंघना, सूंघना किसी नाक से हम सूंघते हैं, जैसे इत्र हो गया, यानी इत्र मतलब होता है जैसे फ्रेंड्स परफ्यूम को बोला गया है, ठीक है, सेंट को। तो फूलों की खुशबू, खाद्य पदार्थ, दुर्गंध, गंदा नाला, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है छूने की चीज़ें, यानी त्वचा, जैसे गर्म है, हम कोई चीज़ छूते तो हमें पता लगता है कि वो गर्म है, ठंडी है। जैसे दूध, चाय हो गया, अन्य पेय यानी पीने के पदार्थ हो गए, ठंडा हो गया, ठंडा में बर्फ़ हो गई, शरबत हो गई, ठीक है। मुलायम हो, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, हमने उसको स्पर्श करके, इस चैप्टर में जो हेलन केलर जी हैं उन्होंने स्पर्श करके जो है पंखुड़ियों को देखा था, ठीक है, महसूस किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे प्रकृति के, उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों। अब देखो आंसर क्या कहते हैं कि अगर हमें ऐसा मौका मिले कि भाई जो देख ना सकता हो, और हम उनसे क्या पूछना चाहेंगे, तो देखो मुझे यदि ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा कि वे किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं, कि भाई उनको कैसे पता लगता है, कैसे महसूस होता है कि अब दिन हो गई है और अब रात हो गई है। प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी क्या कल्पना है, उनकी कल्पना कैसी होती है, उनके विचार कैसे होते हैं प्रकृति और रंगों के बारे में। जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं, ठीक है। आप देखिए अब आ गई भाषा की बात। भाषा की बात मतलब आपके ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई ऐसे शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदुरा, लिजा, उबड़ खाबड़, सख्त, बुरबुरा। अब देखो ये वर्ड है ना, ये हमारे चैप्टर में है। अब देखो चिकना, चिकना कैसा होता है, घी जैसा, मतलब कि घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये चिकना होता है। अब देखो चिपचिपा, चिपचिपा होता है गोंद जैसा। मुलायम, मुलायम कैसा होता है, रेशमी कपड़ा, कभी पकड़ के देखा है रेशमी कपड़ा, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, ठीक है। खुरदरा, खुरदरा कपड़ा होता है, ठीक है। खुरदरा जैसे इस चैप्टर में भी बताया था कि भाई उन्होंने खुरदरी छाल को छू के महसूस किया था, पेड़ की छाल को, ठीक है। लिजा कैसा होता है, शहद जैसा। उबड़ खाबड़ कैसा होता है, पेड़ का तना, ठीक है, जैसे उबड़ खाबड़ होता है ना पेड़ का तना उसको। सख्त कैसा होता है, पत्थर जैसा सख्त, कठोर बिल्कुल। बुरबुरा जो कि रेत जैसा होता है, ठीक है। अगर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं कि अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। रेखांकित क्रिया कौन सी है भाई, संज्ञाएं, जैसे ये होते खुशी और यहाँ पे दे रखी है सुंदरता। तो ये जो है किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं, ठीक है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। कौन सी, जो किसी के भाव के बारे में और विशेषता के बारे में बताएं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, ठीक है। कि जो वो भावनाएं होती है ना, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम छू या देख नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं, फिर है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो क्या कहता है कि भाई क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा यानी कि घबराना, घबराना क्या है, एक क्रिया है कि, ठीक है, घबराना एक क्रिया हो गई और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, घबराहट। बहाना, बहाना एक क्रिया हो गई और बहाव जो क्या हो गया, इसका भाववाचक संज्ञा। देखो विशेषण, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, अब ये विशेषण है। बूढ़ा, ताजा, भूखा और शांति। देखो फ्रेंड्स बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा मतलब व्यक्ति, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि वो बूढ़ा है तो ये क्या है, उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। किसकी विशेषता, व्यक्ति की विशेषता हो गई क्या, बूढ़ा। तो बूढ़ा से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, बुढ़ापा। ताजा, ताजा भी क्या हो गई, जैसे ताजा सब्जी, ताजा फल, ठीक है। तो फल की विशेषता हो गई है, सब सब्जी की विशेषता हो गई ताजा। तो अब इस विशेषता से, विशेषण से हम क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे जो कि होगी ताजगी। भूखा,
भूखा व्यक्ति, भूखा कुत्ता या भूखा कोई और किसी को भी हम कह सकते हैं। तो ये भूखा भी क्या है, विशेषता है। तो इस भूखा से क्या बना देंगे, भाववाचक संज्ञा की भूख। ठीक है। फिर है शांत। शांत क्या है, शांत भी, शांत मन। ठीक है, तो मन का क्या हो गया विशेषण, शांत। तो शांत क्या हो गई, शांत से शांति बन गया भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक क्या होते हैं, मजदूर, मजदूर से मजदूरी। अब देखो मजदूर है, मजदूर के बारे में बात की गई, लेकिन ये नहीं किया है ना कि एक मजदूर का नाम बता दिया हो। ठीक है, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन गई कि मजदूर में कई सारे आते हैं, मजदूर सभी मजदूर आते हैं। ठीक है, तो मजदूर से फिर भाववाचक संज्ञा का क्या बनाई, मजदूरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखो भाववाचक संज्ञा, क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। क्रोध आना ये इमोशन ही तो है, एक भावना ही तो है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा होगी। फुर्ती ये भी तो एक भाव ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब देखो आगे मिठास। मिठास से मीठा, मीठा भी क्या है, मीठा जैसे कोई भी हम मीठा फल। ठीक है, तो फल की विशेषता मीठा हो गई और मीठा से क्या बन गया, मिठास। ये हो गई इसकी भाववाचक। भोला, भोला से क्या बन गई, भोलापन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनके अर्थ स्पष्ट करो। अवधि, अवधि, मैं, मेल, मेला, और, दिन, दिन, सील, सील। अब देखो आइए, अब हम इनके वाक्य बनाने पड़ेंगे। पहले इनके अर्थ बताते, फिर इनके वाक्य बनाए फिलहाल। ठीक है, तो अब देखो अवधि। अवधि देखो, एक अवधि होती है समय। ठीक है, और एक अवधि होती है भाषा। ठीक है, तो देखो अवधि क्या है, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है, ये समय दे दिया। ठीक है, और ये अवधि क्या है कि कवि तुलसीदास कृत रचना रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक वर्ड के 2 मीनिंग बताने हैं। जैसे में, कटोरी में खीर है, कटोरी के अंदर खीर है, इसका कहने का मतलब ये है। और मैं तो आज मेले में जा रहा हूँ, वो अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। मेल, और मतलब कि कई बार ऐसे होते हैं कि 2 वर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं। मेल, मेल क्या होता है, इस गांव के किसानों में बड़ा मेल है, यानी कि आपसी मेल की बात कर रहे हैं। मैला, यह कपड़ा कितना मैला है, अब ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, मैला कपड़े के वो बता दिया ना विशेषता इन्होंने कि कपड़ा मैला है। और नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, और नीरज और नीरव सगे भाई हैं। तो ये दोनों के ओर बता दिया कि नदी के दोनों ओर, और एक नीरज और नीरव बीच में और आ गया। तो इस तरीके से अब है दिन। दिन क्या है, इस कार्य को तुम दिन में ही समाप्त कर लोगे, एक दिन ही हो गया। दीन, दीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हर वर्ड के 2 मीनिंग किस तरीके से होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश होता है। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो भाई, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँ तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो है शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।